वेलकम टू द स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज हम आपको बताएंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। ये तुर्कों का एक सांस बनी वंश था। मध्य एशिया में गौर प्रदेश था जो कि अच्छे घोड़े और लोहे इस्पात के लिए विख्यात था। इस्लाम को स्वीकार करने से पूर्व यहाँ के जो निवासी थे वे महायान बौद्ध मतावलंबी थे। ठीक है, यहीं पर एक प्रदेश था जो गौर प्रदेश था। तो जो महायान मतावलंबी थे यही गौरी वंश बना। क्या बना? गौर वंश बना। ठीक है, तो देखते हैं अब हम गौरी के बारे में। तो गौरी जो था क्या था, जो यहाँ के तुर्क थे क्या थे, सांस बनी वंश के थे। ठीक है, मध्य एशिया में जो गौर प्रदेश था वहाँ के थे ये। जो यहाँ के लोग थे पहले वो क्या थे, महायान बौद्ध मतावलंबी। यहीं पर गौरवंश की स्थापना हुई। जो गौरवंश था उसी का था ये महमूद। ठीक है, क्या था? महमूद था। ठीक है, जो महमूद गजनवी था उसने इस्लाम की शिक्षा देने के लिए यहाँ पर शिक्षक नियुक्त किए थे। ठीक है, महमूद गजनवी ने। अब बात करते हैं हम अलाउद्दीन की। जो गौरी थे इनकी शक्ति अलाउद्दीन के काल में बढ़ी थी। जो अलाउद्दीन था उसने महमूद को छोड़कर, किसको? महमूद गजनवी को छोड़कर जितने भी सभी गजनी वंश के जो शासक हुए थे उनकी कब्रों को खोदकर उनकी हड्डियों को हवा में उड़ा दिया था। अलाउद्दीन ने गजनी को 7 दिन लूटा था। कितने दिन लूटा था? 7 दिन। इसलिए इसको क्या कहा गया? जहांसोज कहा गया, यानी वर्ल्ड बर्नर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, ये नहीं है कि मैं आपके लिए पूरी डिटेल बताऊं। ठीक है, आप समझ जाएंगे, ध्यान से पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। अलाउद्दीन का जो चचेरा भाई था उसका नाम था गयासुद्दीन, जो 1163 में गजनी का क्या बना? शासक बना। जो गयासुद्दीन था इसका छोटा भाई था शहाबुद्दीन। क्या था? शहाबुद्दीन, जो 1173 में शासक बना। मिनहाज बताते हैं कि जो इनकी माता थी वो बड़े भाई को यानी गयासुद्दीन को हबसी कहती थी और छोटे भाई को क्या? जंगी बोलती थी। जो गौरी था इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिन्होंने 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किए। ये अपने बड़े भाई गयासुद्दीन का बहुत ही सम्मान करता था, इसलिए इन्होंने उनके नाम के सिक्के ढलवाए और कुतबे में भी उसका नाम पढ़वाया। जब गयासुद्दीन की 1203 में मृत्यु हो गई तो गौरी स्वतंत्र शासक बना और मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। और इन्होंने अपनी राजधानी गौर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। जो मोहम्मद गौरी हैं ये सांसबनी वंश के थे। इसके उपनाम जो थे जंगी, शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, और जो इनके पूर्वज थे यानी प्रथम पूर्वज थे वो जोहाक थे। ठीक है, जोहाक थे। मोहम्मद गौरी के बारे में मिनहाज ने एक किताब लिखी है तबकात नासरी, उसमें इसकी हिंदुस्तान विजयों का वर्णन किया है। किसने? मिनहाज ने। किसके हिंदुस्तान विजयों का? मोहम्मद गौरी की हिंदुस्तान विजयों का वर्णन जो है वो तबकात नासरी में है। भारत पर इसके आक्रमण के कारणों की बात करें तो हम इसने भारत पर आक्रमण क्यों किए? पहला कारण तो इसका यह था कि पंजाब जीतने के लिए, कि जहां पर गजनी वंश के मलिक खुसरो का शासन था। दूसरा, इसका बड़े भाई से समझौता हुआ था। किससे? गयासुद्दीन से। यानी बड़ा भाई जाएगा पश्चिम की तरफ और खुद गौरी चले पूर्व की ओर। ठीक है, इसके प्रमुख अभियानों की बात करें तो इसके प्रमुख अभियान कौन कौन से थे?
देखिए, उत्तर पश्चिम में उस टाइम 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। लाहौर में खुसरो शाह का शासन था, मुल्तान में करमाथियों का शासन था, सिंध में सुमरा वंश का शासन था, जबकि जो देवल थी वो सिंध की राजधानी थी। अब देखिए, यानी इसके टाइम उत्तर पश्चिम में कितने राज्य थे? 3। लाहौर में खुसरो शाह, मुल्तान में करमाथी और सिंध में सुमरा वंश। जो इन्होंने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था। मुल्तान के साथ साथ इसने ऊंच और निचले सिंध को भी जीत लिया था। उसके बाद इन्होंने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ पर मूल राज या भीमदित्य से इसका सामना हुआ, जिसने इसको हरा दिया था। ये इसकी पहली हार थी। यानी मूल राज्य भीमदित्य जो था, अपनी विधवा माँ नायिका देवी के साथ कासहद मैदान में गोरी को बुरी तरह हराया था, और ये इसकी मोहम्मद गोरी की पहली हार थी। 1179 में इन्होंने पंजाब के अंतिम गजनी शासक खुसरो शाह पर अटैक किया, उसको जीता। पेशावर को जीता, फिर राजधानी लाहौर को जीता 1186 में। इन सब कांडों के पीछे इसके लिए जम्मू का एक शासक था विजय देव, उसका सहयोग इसको मिल रहा था, मोहम्मद गोरी को। खुसरो शाह को बलखान दुर्ग में इन्होंने भेज दिया था, वही पंजाब वाला खुसरो शाह। अली करमख को इन्होंने लाहौर की जिम्मेदारी सौंप दी, और न्याय प्रबंध जो दिया था इन्होंने मिनहाज के पिता सिराजुद्दीन को दिया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। ग्यारह सौ 82 में इन्होंने देवल को जीता था, और सुमरा शासक ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1185 में सियालकोट जीता। 1188 में भटिंडा तबर हिंद के किले को जीता, वही तबर हिंद का किला जिसको पृथ्वीराज तृतीय अपना बता था, यानी अपना दावा करता था। पृथ्वीराज तृतीय से इन्होंने बातचीत करने के लिए अपने कवाम उल मुल्क रुकनुद्दीन हमजा को भेजा था, परंतु वह वार्ता असफल रही थी। 1191 में भटिंडा में 13 इनका प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज का भाई गोविंदराज, जिसको शकंद या खंडेराव भी कहते हैं, ने भाला मारकर गोरी को घायल कर दिया था। यहाँ पर गोरी की जान एक खिलजी अधिकारी ने बचाई थी। ठीक है, किसने? गोविंदराज ने इसको भाला मारा और ये घायल हो गया था। उसके बाद 1192 में तीसरा वार हुआ 13 इनका। फरिश्ता क्या कहता है कि राय पिथौरा की सेना में 3 लाख राजपूत थे, अफगान अश्वरोही भी थे, जबकि गोरी की सेना में 4 प्रसिद्ध सेनानी थे, कारबख, करमेल, इलाहा, मुकलबा, और इसके अतिरिक्त यलदोज, कुबाचा और ऐबक भी मौजूद थे। अगर इसका आगे हम बात करें, जो 13 इनका दूसरा युद्ध हुआ था 1192 के अंदर, इस युद्ध में जो गोविंदराज था पृथ्वीराज का भाई, वो मारा गया और पृथ्वीराज को सरस्वती नदी के किनारे पकड़ लिया गया। चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया, जबकि मिनहाज कहते हैं कि पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई। हसन निजामी हैं जो राइटर, वो कहते हैं कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? पृथ्वीराज ने। इसके लिए वो एक तर्क देते हैं जिसमें किसल विधि विध्वम मासा नामक ग्रंथ का वो हवाला देते हैं। पृथ्वीराज के सिक्कों के पीछे श्री मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ मिला था। ये हसन निजामी ने अपने तर्क दिए हैं कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मृत्यु के बाद जो पृथ्वीराज था, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र हुआ था गोविंदराज, को दिल्ली का शासक बनाया गया और उन्होंने अपना सैनिक मुख्यालय इंद्रप्रस्थ को बनाया। किसने? गोविंदराज ने। अजमेर में हरिराज ने गोविंदराज को हटाकर चौहानों की स्वतंत्रता की कोशिश की, लेकिन ऐबक ने हरिराज को हराया और हरिराज ने आत्महत्या कर ली। कब? 1194 में। और अजमेर
ऐबक का दिन हो गया, जहाँ पर इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की। किसने? मोहम्मद ऐबक ने। यहीं पर ऐबक ने बीसल देव का संस्कृत विश्वविद्यालय को तुड़वाया 1196 में, और वहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाई, जो 1200 में जाकर पूरी हुई, सन 1200 में। ऐबक की सेना में 1 लाख सेना थी। जो इंद्रप्रस्थ था, ये उनका सैनिक अड्डा था। ग्यारह सौ 94 में चंदवार मैदान, यमुना तट पर गौरी ने कन्नौज बनारस के गहडवाल शासक जयचंद्र को हराया था और फिर चला गया। ऐबक ने, जो गौरी का गवर्नर था, उन्होंने 1195 में कोयल यानी अलीगढ़ को जीता। 1196 में रणथंबोर, 1195-96 में गौरी ने बयाना को जीता। किसने? मोहम्मद गौरी ने। 1195-96 में अलाउद्दीन तुगरिल को ग्वालियर जीता, बहाउद्दीन तुगरिल ने। ठीक है। परिहार वंशीय सल्लल खान पाल ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अजमेर में मेडो ने विद्रोह किया था, जिसको ऐबक ने दबा दिया था। 1197 में गुजरात की जो राजधानी थी अहिलवाड़ा, उसको लूटा। लूट के पैसों से इसने इल्तुतमिश को खरीदा था, और भीमदित्य के कारण सीधा नियंत्रण ये नहीं रख सका, क्योंकि भीमदित्य ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था पहली बार, तो यहाँ पर भी वह सीधा नियंत्रण नहीं रख सका। कौन? ऐबक ने राष्ट्रकूट शासक से बदायूं 1197-98 में जीत लिया था। फ़क्र मुदब्बिर एकमात्र इतिहासकार हैं जो 1199-1200 में मालवा को विजय बताते हैं। बाकी ये धावा मात्र था, सिर्फ ये बताते हैं, नहीं तो ये एक धावा मात्र था। अगर ऐबक की बात करें तो 1202 में ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर बुंदेलखंड जीता था, और यहाँ पर कालिंजर, महोबा और खजूरा को भी इन्होंने जीता था। जो परमर्दी देव थे, इसके प्रधानमंत्री अजय देव ने विद्रोह किया, जिसको इन्होंने ऐबक ने दबा दिया था। और परमर्दी देव के जो ये तीनों शहर थे, कालिंजर, महोबा और खजुराहो, इन तीनों शहरों को किसके अंडर कर दिया? ऐबक ने हसन अर्नल के अधीन। किसके? हसन अर्नल के अधीन कर दिया था। ऐबक का एक अधिकारी था मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जिन्होंने औदंतीपुरी, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय आदि को नष्ट किया और बंगाल बिहार भी जीता था। मिनहाज बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन को बताते हैं, जिनकी राजधानी नदिया थी। लक्ष्मण सेन ने 1203 में ऐंद्री महाशांति यज्ञ किया था शांति के लिए। खिलजी ने लखनौती को राजधानी बनाया था। खिलजी को गौरी खिलत भेजा। ऐबक ने भी कहा कि इनका सम्मान करें। खिलजी को किसने? गौरी ने, जो मोहम्मद गौरी था, उसने एक खिलत भेजा, यानी जो इनाम के तौर पर होता था, और ऐबक ने भी इनका सम्मान किया था। और ऐबक ने अमीरों से कहा था, आज्ञा दी कि वो भी इसके लिए उपहार दें। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए, बख्तियार खिलजी के लिए, सॉरी। लखनौती में खिलजी ने मुइजुद्दीन का नाम कुतबे में पढ़वाया था। किसका? मुइजुद्दीन का, यानी मोहम्मद गौरी का। बारह सौ 5 में गौरी ने अंधखुद युद्ध में खारिजम शासक से ये हार गया था, जो इसके लिए छिपा हुआ वरदान साबित हुआ। 1206 में पंजाब में खोखरों को इन्होंने हराया था। किसको? खोखरों को हराया था मोहम्मद गौरी ने। जो इल्तुतमिश था, इसने अपने स्वामी से पहले दास्ता से मुक्ति पा ली थी, यानी ऐबक से पहले भी ऐबक ने इसको खरीदा था। ठीक है। बाकी ऐबक से पहले इसको दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। किसको? इल्तुतमिश को। अगर सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो जो मोहम्मद गौरी था, उसके दरबार में फ़खरुद्दीन राजी, नाजामी उरूजी आदि गौरी के दरबार में रहा करते थे।
लक्ष्मी और नंदी की आकृति के सिक्के मोहम्मद गोरी ने चलाए थे, जिन पर मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ मिलता है। एकता की शुरुआत भी मोहम्मद गोरी ने की थी। तबकात नासरी में मोहम्मद गोरी क्या कहते हैं, यानी ये किताब है, तबकात नासरी मोहम्मद गोरी क्या कहते हैं कि दास ही उसके पुत्र हैं जो मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी होंगे। मृत्यु जो थी मोहम्मद गोरी की, वो सिंध नदी के तट पर दमेक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 को हुई थी। यानी शाम को नमाज पढ़ रहे थे ये, तो खोखरों ने इस पर हमला कर दिया था। इसके शव को यल्दौज ने गजनी पहुंचाने के लिए मुयद्दुल मुल्क मोहम्मद अब्दुल संजरी को नियुक्त किया था। किसने? यल्दौज ने। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन इसका उत्तराधिकारी बना, जिसको हटाकर गयासुद्दीन उत्तराधिकारी बन गया, यानी शासक बन गया। मिनहाज क्या कहते हैं कि इन्होंने खलीफा अली के हाथों इस्लाम कबूल किया था, इसलिए अली को ज़्यादा समर्थन था तथा उमैया खलीफा को मान्यता ये नहीं देते थे। मलिक बाहुद्दीन तुगरिल, इसकी उपाधि अल-मुइज़ुद्दीन अल-सुल्तानी थी। ये गोरी का दास था। बयाना प्रदेश में इन्होंने सुल्तानकोट नगर बसाया था, लेकिन इसकी ऐबक से शत्रुता थी। किसकी? बाहुद्दीन तुगरिल की। मलिक मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, अब इसके बारे में बताते हैं। गरम सिर का रहने वाला था। विक्रमशिला नालंदा पर अधिकार किया और उच्छंडपुर नामक नगर इन्होंने बसाया था। अली मर्दान ने हत्या कर दी थी। किसकी? बख्तियार खिलजी की। अगर राजपूतों की हार के कारणों के बारे में बात करें तो राजपूतों में आपसी फूट थी, सामंती प्रथा थी, सेना का विकेंद्रीकृत रूप था और सामाजिक नीतियाँ उनकी थी। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।